गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब बायोलॉजी में। तो ये स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीवद्रव्य भी बोलते हैं। और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर एक जगह पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आज का जो टर्म मैं 9th के लिए स्पेशली ही बना रहा हूँ, लेकिन ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हर एक क्लास में है। ठीक है, तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जब भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँ तो आपके पास डायरेक्टली जा सके। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है अभी हमने आपको बताया भी है, क्या है वो? प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। अब देखिए जीवद्रव्य जो होता है ये क्या होता है, इसको सबको पता है कि ये जीवद्रव्य क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, अब देखिए इसका जो ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से दिखाई देता है। तो पाए जाने वाला एक तरल लसलसा, ठीक है, लसलसा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर रंगहीन। ठीक है, ये रंगहीन क्या होता है? एक पदार्थ होता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसमें ये वजन युक्त भी होता है। ये क्या होता है? वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये जीवद्रव्य क्या होता है। ये जीवद्रव्य जो आपको सेल्स पढ़ाई गई थी, सेल्स जब हम पढ़े थे तो आपको डिटेल्स में सेल्स बताया गया था, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स के टाइप क्या होते हैं ना। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीवों में, ऑर्गेनिज्म में, ये वहां पर पाई जाती है। कहने का मतलब कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक तरल लसलसा, जिसे हम चिपचिपा भी बोलते हैं, रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, वजन युक्त क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि जीवद्रव्य क्या होता है। अब देखिए जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य की अगर हम देखें तो इसकी खोज कौन किया था? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाई, प्रोटोप्लाज्म की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसकी खोज सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डुजार्डिन। क्या नाम है बेटा? डुजार्डिन नाम है। ठीक है, तो डुजार्डिन ने ही इसकी खोज की थी प्रोटोप्लाज्म की। अब देखिए हमने बताया कि ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, क्योंकि कोशिका के बगैर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज संभव नहीं बनने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। छोटी छोटी कोशिका से हमारा टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से बॉडी का निर्माण होता है, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इसीलिए इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार, इसको क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी गतिविधि होती है, उन सारी चीज़ों को जो है यही मैनेजमेंट करने का काम करता है, यही उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के द्वारा ही हम किसी भी कहने का मतलब अंग को, किसी भी पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट करवा सकता है। इसी के द्वारा ही संभव होता है, आपका जीवद्रव्य के द्वारा। ठीक है, अब देखिए जीवन का भौतिक आधार इसको कहा, एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। ठीक है, तो इसका जो नाम दिया था, जो नाम देने वाले साइंटिस्ट हैं प्रोटोप्लाज्म का, उनका नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। क्या नाम है बेटा? पुरकिंजे नाम है। ठीक है, तो पुरकिंजे ने ही जो है इसका नाम दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीवद्रव्य होता क्या है, जीवद्रव्य की खोज कौन किया, और इसको नाम कौन दिया, इसको क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। तो इस तरीके से जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे इसके अंदर जो है ये पाई जाती है। देखिए अब इसमें क्या होती हैं, इसके अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, कहने का मतलब और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
जिसमें रचनाएं पाई जाती हैं, क्रियाएं पाई जाती हैं, वो सब जीवद्रव्य के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर जिन्हें हम ऑर्गेनल बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनल बोल सकते हैं, ठीक है जिसको हम कोशिकांग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये भी पाए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा एक्टिविटी होती है, आपके अंदर क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इट इज ऑफ टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म अगर देखा जाए बेसिकली टू टाइप के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं भाई, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो इस तरीके से अब हमको पता चल गया कि जो ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अब स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, क्योंकि द्रव्य यहाँ भी लगा है, द्रव्य यहाँ भी लगा है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से हमको समझना है। जैसे देखिए हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीवधारी में सेल होती है ना। जैसे हम मान लेते हैं ये सेल है, ये कोशिका है। अब ये कोशिका के बाहर इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका, कोशिका झिल्ली हो गई। अब देखिए इसके अंदर, कोशिका के अंदर हम जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको समझना है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो इसी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, लसलसा, चिपचिपा, ठीक है, वजन युक्त ये सारा कलरलेस पदार्थ भरा होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्योंकि हमने इसके पहले भी आपको बताया कि ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला एक लसलसा, रंगहीन, तरल, ठीक है, वजन युक्त पदार्थ होता है। तो अब हमको अगर लिखना हो तो कैसे लिखें, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसी को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए केंद्रक द्रव्य क्या होता है। अब हमको पता चल गया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक। अब देखिए इसके अंदर में बेटा आपको दिखाई दे रहा हो ना, इसके अंदर में ये, तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको ध्यान समझना है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर केंद्रक द्रव्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्लियर हो रही बात। अब देखिए हमारे जीवद्रव्य में, हमारे प्रोटोप्लाज्म में जो होते हैं बहुत सारे ऐसे मैटर्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको यहाँ पर कई सारे से क्वेश्चन जो हैं तैयार हो गए होंगे। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवद्रव्य की खोज कौन किया, जीवद्रव्य का नाम कौन दिया, ठीक है, जीवद्रव्य किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता हो गया। अब देखिए अभी हमने बताया कि जीवद्रव्य में कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर हम कार्बनिक लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकार्बनिक। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। अब देखिए यहाँ पर भाई जो हमारे जीवद्रव्य में हमने बताया आपको कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक पदार्थ, ठीक है, मीन्स कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक। अब देखिए
हमारे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका मिनरल साल्ट हो सकता है, खनिज लवण हो सकता है, ठीक है, खनिज हो सकता है या खनिज मिनरल साल्ट हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर जल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, खनिज लवण और जो जल होता है ये कार्बनिक में आता है। किस में आता है भाई, कार्बनिक में आता है। सॉरी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी, ये जो कार्बनिक में आते हैं इसमें हम आपका प्रोटीन हो सकता है, सॉरी यहाँ पर प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और यहाँ पर जो होते हैं आपके मैटर कार्बनिक के रूप में ये पाए जाते हैं, वसा हो सकती है, वसा, ठीक है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जो होती हैं ये हमारे कार्बनिक पदार्थ में होते हैं। और स्टूडेंट जो अभी हमने बताया कि जो खनिज लवण होते हैं, आपके खनिज जो लवण होते हैं और आपके जो जल होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं, ठीक है। वो इधर वाला इधर हो गया था, इसको आपको समझना अच्छे से। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा जो होते हैं ये आपके कार्बनिक मैटर्स में होते हैं और अकार्बनिक में कौन होते हैं, खनिज लवण तथा जल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जीवद्रव्य में पाए जाते हैं, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ये नॉन लिविंग होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, निर्जीव होते हैं सारे, क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ये आपको बात समझना है, ये सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आपके पाए जा रहे हैं, इनका जो अनुपात होता है जीवद्रव्य में कितना होता है ये आपको समझना है। इनका जो अनुपात होता है ये कितना होता है भाई, इनका जो रेशियो होता है कितना होता है, तो इनका जो रेशियो होता है, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जीवद्रव्य में पाया जाने वाला कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका अनुपात कितना होता है। तो इस तरीके से दिमाग में रखेंगे 81:19, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमको कहने का मतलब ये पता हो रहा है कि अनुपात कितना होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका अनुपात पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसमें जो हमारे जीवद्रव्य में जल की मात्रा जो होती है, जो हमारे जल की मात्रा होती है, जो जल पाया जाता है हमारे जीवद्रव्य में वो कितना होता है, वो 80% होता है। कितना होता है, 80%। तो 80% जो है यहाँ पर जो है आपका जीवद्रव्य में जो होता है जल की मात्रा होती है। अब स्टूडेंट आगे की बात हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य का निर्माण कैसे होता है। अगली हेडिंग है जीवद्रव्य का, जीवद्रव्य का निर्माण, प्रिपेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य का निर्माण किन किन चीजों से होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो जीवद्रव्य बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर, वो 4 तत्वों से, कहने का मतलब 4 एलिमेंट से मिलकर के ये बना होता है। 4 तत्वों से मिलकर के जीवद्रव्य का निर्माण होता है, ठीक है। कितने तत्वों से, 4 तत्वों से मिलकर निर्माण होता है। और इन चारों तत्वों का जो जीवद्रव्य में जो होता है परसेंटेज जो होता है वो लगभग 99% होता है। कितना, 99% होता है। जीवद्रव्य में इन चारों तत्वों का जो जीवद्रव्य का निर्माण कर रहा है, कौन कौन, जैसे इसमें हम कार्बन ले सकते हैं जिसको हम C से, हाइड्रोजन ले सकते हैं जिसको हम S से डोनेट करते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, और अगला है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन O से हम डोनेट करते हैं। अगला है नाइट्रोजन, जिसको हम N से डोनेट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन चारों तत्वों का जो होता है परसेंटेज है जीवद्रव्य को बनाने के लिए वो 99% होता है। अब जीवद्रव्य में जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
इन सब का जो परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। जीव द्रव को बनाने के लिए कितने कितने परसेंटेज होते हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। इसको स्टूडेंट याद करने की ट्रिक है, आप चोन याद रखिए, CHON, चोन। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। इस तरीके से चोन याद रखेंगे तो आपको जो है इन तत्वों का निर्माण कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन का जो होता है परसेंटेज होता है कितना, वो 10.5 होता है। और इसका कितना होता है, 10% होता है। इसका 76 होता है। कितना होता है, जो ऑक्सीजन होती है इसकी 76% जो होती है यहाँ पर जो द्रव को बनाने के लिए जो होता है यहाँ पर इसका निर्माण होता है। यहाँ पर अगला जो होता है, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 2.5 होता है। कितना होता है भाई, 2.5। ठीक है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जीवद्रव का जो निर्माण होता है उन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है जीवद्रव, और इन चारों तत्वों का जो प्रतिशत होता है, जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 99% होता है। और इन जीवद्रव को बनाने के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी है, और इन्हीं 4 तत्वों के होने से ही जीवद्रव का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं भाई, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक में आपको लेकर के। तब तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।